जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपकी जीके प्लस साइंस की बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है। आज क्लास नंबर 77 है। इसके पहले हमने 76 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक क्लास को आप क्रमानुसार देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर एक ये चीज़ होनी चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर जो हौसला है आपका, इसे गाइस आप लगातार एनर्जी देते रहिएगा। ये दावा है गाइस कि आपको वर्दी मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। और गाइस आज की इस युग में कंपटीशन भी ज़्यादा हो चुका है, आप सब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई। और मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि आपकी जो क्लासेस हो रही हैं ये डेली हो रही हैं। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं कि 15 अप्रैल के बाद आपकी मैं लगभग हर दूसरे दिन मैराथन क्लास लूंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप वीडियो के नीचे कमेंट में ये कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या 15 के बाद मैराथन क्लास सारी अच्छी रहेगी या नहीं। गाइस मैं 15 अप्रैल के बाद हर दूसरे दिन आपकी मैराथन क्लास लूंगा। जैसे मैं एक दिन मैराथन आपकी साइंस लूंगा, उसमें आपका पूरा कवर कर दूंगा गुरुत्वाकर्षण। दूसरे दिन मैं आपकी मैराथन लूंगा गाइस, उसमें आपका जैसे मान लीजिए मैं जीके की लूंगा गाइस, उसमें आपका पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, या फिर कहा जाए भारत की नदियां। मैं एक एक टॉपिक आपका मैराथन क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये आप वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या 15 अप्रैल के बाद मैराथन क्लास आपकी सही रहेगी या फिर नहीं। आप वीडियो में जरूर बताना, ठीक है। मैं उसके पहले भी शुरू कर देता मेरे प्यारे भाई, लेकिन इसके बीच में मुझे कई सारे अर्जेंट वर्क हैं, इसकी वजह से गाइस मैं बीच में आपकी मैराथन क्लास नहीं ले सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो आपकी डेली क्लास हो रही है ये तो होती ही रहेगी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद आपकी मैराथन क्लास बहुत जी जान लगाकर मैं लेने वाला हूं, ठीक है। और आपको तो वर्दी दिलाकर ही रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो कि 82.5 डिग्री है, किस नगर से होकर गुजरती है। लगभग सब जानते होंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, यह एमपी पीएससी में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट दे दीजिए सही आंसर क्या होगा। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, इलाहाबाद। सही आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है मेरे प्यारे भाई कि कर्क रेखा जो है यह निम्न में से किस राज्य से गुजरेगी। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए हमारे सभी प्यारे, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो, कर्क रेखा गुजरती है मेरे प्यारे भाई, आप सब जानते हैं कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल है। मैं कहने का मतलब है हमारे प्यारे भाई यहाँ पर इनमें से सभी, यानी इन सभी से कर्क रेखा गुजरेगी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, इसका आंसर दो। गाइस मैं आपको बता दूं कि कल जो आपकी जीके की क्लास हुई थी उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके टफ रहे थे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन का लेवल जो है आपको चाहे टफ लगे या ईजी लगे, गाइस आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, धैर्य बनाकर पढ़िए, ठीक है। जो कठिन लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे आप अपने नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। देखो, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु जो है मेरे प्यारे भाई, या क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी लोअर प्रीलिम्स जीएस में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगला है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन फटाफट दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सुदूर दक्षिण बिंदु जो कि है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है मेरी प्यारी भाई, याद रखना ये कहाँ पर है, बड़ा निकोबार में। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सब बता दीजिए, इसमें कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाएगा।
यूपी पीसीएस में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दे दीजिए सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी प्यारे मित्र जो भी अभी तक इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर नहीं किए हैं वह इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। सभी प्यारे भाई बहन, जो भी आपके भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि बेहतरीन क्लास लगातार हो रही है इस बार वर्दी दिलाने के लिए। तो सभी प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल से शेयर कर देंगे। देखो, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई उज्जैन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उज्जैन। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर उज्जैन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये सीमा निर्धारित करती है। इसका आंसर आप बता दो। मैं आपको बता दूं कि जब वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी, कहने का मतलब है हमारे प्यारे भाई, जब आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे भाई कि आज के आपके स्कोर कितने रहे, क्योंकि आज थोड़े इजी क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है। रेड क्लिफ, मेरी प्यारी भाई, रेड क्लिफ जो है ये किन दो देशों के बीच है? ये हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। मेरे प्यारे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो जाएगी। वही बात, इसके अलावा अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे भाई भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, ये भी आप याद रखना हमारे प्यारे। ठीक है। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर की जो सीमा है गाइस ये बांग्लादेश से नहीं लगेगी, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो सीमा है ये बांग्लादेश से लगती है। यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर। जो भी प्यारे भाई बहन मणिपुर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की नंदा देवी, ओ इसका आंसर ही दिख गया। देखो, अभी अगर किसी ने नहीं देखा हो तो अब बता देना। ठीक है, देख लिए हो तो कोई बात नहीं, नकल मत करना। नंदा देवी शिखर जो है ये कहाँ स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरी प्यारी भाई, नंदा देवी शिखर जो है ये कहाँ पर है? ये है मेरी प्यारी भाई कुमायूं हिमालय के भाग में है। ठीक है, कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कहाँ पर ये है? ये उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर आप सब फटाफट दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी हो जाएगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट दीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी। देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? केटू गैडविन। केटू गैडविन जो है मेरे प्यारे भाई ये भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? मेरे प्यारे भाई, सबसे प्राचीनतम पर्वत इसमें कौन सा हो जाएगा भारत का, ये आपको बताना है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी प्यारे मित्र जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मेरे प्यारे भाई, क्लास को लाइक करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और अपने मित्र तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो अब आप गाइस अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप इतने समझदार हैं। तो सभी प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करे। मेरे प्यारे भाई, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? अरावली। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? अब इसका फिर वही क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे भाई, वही आपका आंसर होगा अरावली। यहाँ पर बिल्कुल वही आपका होगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद में है कि गोंडा में है, रायबरेली में है, उन्नाव में है, कहाँ है? यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई उन्नाव जनपद में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव जनपद में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जनपद में स्थित है। लगभग सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए, फटाफट सभी प्यारे भाई बहन बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। निश्चिंत रहिए, आप गाइस अपनी वर्दी को लेकर के चिंता ना कीजिए, आप सारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया आप उसे फॉलो कीजिए। आपके अंदर जो गाइस इस समय वर्दी पाने की चाहत है ना, उसे आप डेफिनेटली गाइस कंटिन्यूअसली गाइस आप उसे एनर्जी देते रहिएगा। बस आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, आप पूरी जी जान पूरी साथ शिद्दत के साथ लगे रहना जब तक आपका एग्जाम होने जाता है, जब तक आप सभी को वर्दी मिल नहीं जाती है। ठीक है, आपके अंदर ये गाइस हौसला होना चाहिए। अगर ये हौसला बरकरार है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपके अंदर गाइस ये चाहत होनी चाहिए। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, सभी जानते हैं, सही आंसर क्या होगा, लखीमपुर खीरी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है, फटाफट आंसर दे दीजिए सभी प्यारे भाई। देख लो गाइस, मैं जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, यह है लखनऊ में। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, अगला आपके सामने कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो हैं ये किससे संबंधित हैं। कहने का मतलब है गाइस, जो नृत्य घराने होते हैं ना गाइस, उस घराने में से किस घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी। इंपॉर्टेंट बहुत है, बता दीजिए परफेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा यहाँ पर किराना घराने से। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि किराना घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली जो है ये कहाँ मनाई जाती है। आज बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आज मैं इसलिए इजी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि मैं गाइस आज देखूं आप सबका स्कोर कितना रहता है आज की इस क्लास में। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, बरसाना में। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बरसाना में। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि बरसाना में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, फटाफट सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में सबसे अधिक आंवले का उत्पादन होता है, इसीलिए मेरे प्यारे मित्र याद रखना प्रतापगढ़ को मुरब्बा नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ को मुरब्बा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। मेरी प्यारी भाई ये आपका आ गया फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, जीके के पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर कहा क्या गया कि किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु की प्रारंभिक वेग पर उसका कार्य जो है गाइस, पिंड द्वारा जो किया गया कार्य है ये निर्भर नहीं करेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि किस राज्य में कपास सबसे अधिक उत्पादित होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन आपका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए,
मेरे प्यारे मित्र याद रखना, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिन्हें हम जानते हैं रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा है रेगड़, लेकिन होना चाहिए रेगुड़, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। याद रखना हमारे प्यारे भाई, काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों गाइस इसके नेम हैं, आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखना, ठीक है। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि अदिश राशि के उदाहरण है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे अब पूछा गया कि इसमें अदिश राशि का उदाहरण जो है ये कौन सा है। मैंने आप सबको इसकी ट्रिक बता रखी है। अदिश राशि का गाइस जो ट्रिक मैंने आप सबको बताया है वो आप सब जानते होंगे। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये गाइस इसकी ट्रिक है। यहाँ पर आप सभी को जानते होंगे मेरे प्यारे भाई। उस आर्द्रता, आर्द्रता मेरे प्यारे भाई, आर्द्रता मैंने कहा ना, आ मतलब आयतन, द्र मतलब द्रव्यमान, ता मतलब तापमान। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो तापमान है ना मेरे प्यारे मित्र, जो तापमान है ये अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। ये आपको गाइस तीन तीन चार चार राशियां दी गई हैं, इसमें पूछा गया है कि किस समूह में यानी किस ऑप्शन में सभी राशियां जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। याद रखना हमारे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि वेग, त्वरण और बल, वेग, त्वरण और बल, ये तीनों जो लिखे गए हैं मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी में, ये तीनों के तीनों सदिश राशि के उदाहरण हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने की सदिश राशि के उदाहरण है। मेरी प्यारे भाई फिर से आपसे यही कहा गया कि इसमें सदिश राशियां कौन सी हो जाएंगी। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सदिश कहा गया ना, विषुवत बल मैंने आप सबको इसकी ट्रिक बता रखी है और बल आ गया आप सब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या। इसकी जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए गाइस वो कम से कम 2 होनी चाहिए। आप समझते होंगे इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए सदिश सदिश। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 होनी चाहिए। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि कैसी होती है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, दो सदिशों के गुणनफल से, दो सदिश का गुणनफल होगा मेरे प्यारे भाई, तो उससे अदिश और सदिश ये दोनों राशियां मिलती हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ए एंड वी, ए या वी, या तो सदिश मिलेगी या फिर अदिश राशि मिलेगी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अदिश और अदिश, मेरी प्यारी भाई अदिश और अदिश के गुणनफल से हमें क्या मिलेगा। कहने का मतलब है अगर हम अदिश राशि और अदिश राशि का गुणा कर दें तो हमें किस प्रकार की राशियां मिलेंगी। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अदिश राशि और अदिश राशि का अगर गुणा किया जाएगा तो वो अदिश राशि ही मिलेगी, ठीक है। अदिश राशि का अगर अदिश राशि से गुणा किया जाएगा तो मुझे अदिश राशि मिलेगी, लेकिन सदिश राशि का अगर सदिश राशि से गुणा किया जाएगा मेरे प्यारे भाई तो मुझे सदिश और अदिश दोनों राशियां मिल सकती हैं। याद रखना, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दो, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, समांतर चतुर्भुज बल के नियम
मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2 बल के लिए। सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि एक माइक्रोमीटर जो है ये किसके बराबर है? मेरे प्यारे भाई, कहा क्या गया आपसे? एक माइक्रोमीटर। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखना हमारे प्यारे भाई, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। 10⁻⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? अब इसका आंसर देखते हैं कौन नहीं जानता है। देखो, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो ध्यान दो, ऑप्शन में बोल रहा हूँ। वोल्ट लिखा है, कूलाम लिखा है, केल्विन लिखा है और किलोग्राम लिखा है। मेरे प्यारे भाई, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है यह क्या होता है? कूलाम। कहने का मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और मेरे प्यारे भाई, जैसे वोल्ट हो गया विभवांतर का, केल्विन हो जाएगा आपका गाइस यहाँ पर तापमान का, किलोग्राम हो जाएगा आपका द्रव्यमान का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी कूलाम। अगला कि विस्थापन की एसआई इकाई इसमें कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर आप सब फटाफट दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन की एसआई इकाई। मेरे प्यारे भाई, विस्थापन कहा क्या गया आपसे? विस्थापन। अब आप ये तो जानते ही हैं कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है। मेरे प्यारे भाई, विस्थापन जो है ये एक प्रकार की दूरी है। और जो दूरी का मात्रक होता है या क्या होता है? मीटर होता है। या फिर कहा जाए लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। लंबाई एक प्रकार की दूरी ही तो है। तो वही मेरे प्यारे भाई, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी? यहाँ पर आपकी मीटर। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? आपको यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। इसमें आपको बताना है कि किस में गैस किस राशियों में उसकी मात्राएं जो है गैस इकाई जो है वो समान है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आप मेरे प्यारे भाई ये तो जानते ही होंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि कार्य का मात्रक कहा जाए तो वो भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक कहा जाए तो वो भी जूल होता है। मेरे प्यारे भाई, आपसे यह क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। देखो, मैं आपको बता दूं ये कार्य और ऊर्जा लिखा गया है, लेकिन अगर इस ऊर्जा के स्थान पर अगर आपको खाद्य ऊर्जा मिल जाता तब ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर याद रखना मेरे प्यारे भाई, केवल और केवल अगर ऊर्जा लिखा है तब ही इसका मात्रक जूल होगा। अगर खाद्य ऊर्जा लिख जाएगा तब इसका मात्रक कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। वहीं बात की जाए जो आपका ऑप्शन बी लिखा गया है बल और दाब में, बल का मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल, तो ये तो गलत होगा। वहीं बल और संवेग की बात की जाए, देखो मेरे प्यारे भाई, बल का हो जाएगा न्यूटन, वहीं संवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, तो ये भी गलत हो जाएगा। बल और कार्य में देखो, बल का हो जाएगा न्यूटन और कार्य का हो जाएगा जूल, तो ये भी मैच नहीं करता है। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी का ये? मैं गाइस लगातार ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अब आपको ये लगभग रट गया होगा क्वेश्चन, हमारे हिसाब से तो रट ही गया होगा। सही आंसर क्या होगा? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं हमें कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई, इसका आंसर आप दे दो। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं मैं आपकी क्यूज भी करवाता हूं। आप जानते होंगे कुछ बच्चे हैं जो क्यूज करते भी हैं। मेरे प्यारे भाई, जो क्यूज होती है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है। आप टेलीग्राम पर जा करके क्यूज को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप गाइस टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर लिखिए @ बड़े लेटर में आपको लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है अरविंद सर जी।
इतना आपको लिखना है गाइस टेलीग्राम पर। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो भी आपको वो ग्रुप मिल जाएगा हमारा क्यूज वाला, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई? ओम। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यही कूलाम आवेग जो है ये विद्युत आवेश का होता है, आप सभी जानते हैं। जूल कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये सभी का हो जाएगा। न्यूटन भार या बल का हो जाएगा। अगला है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा क्या गया? प्रतिबल। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है या क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। गाइस आपको ये ऑप्शन में इस प्रकार भी मिल सकता है, न्यूटन मीटर की पावर -2, न्यूटन मीटर की पावर -2, या फिर कहा जाए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा बनाया प्रदान किया गया? मतलब इसका यह है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था? फटाफट आंसर दे दीजिए सभी प्यारे। सही आंसर हो जाएगा प्लांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि बादलों का रंग सफेद जो है किसके कारण दिखाई देता है? देखो मैं आपका गाइस रिपीटेड क्वेश्चन कभी कभी लेकर आता हूं, इसका कारण जानते हो गाइस? आप क्वेश्चन की चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन अगर आप बीच में रिवाइज नहीं करते हो ना तो बेकार है पढ़ना। इसीलिए गाइस मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे देता हूँ आंसर के साथ, ताकि आप बीच में उसे रिवाइज करते रहें। अगर आप क्लास को दोबारा ना देखें तो आप पीडीएफ भी देख सकें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो आपके दिमाग में हमेशा की तरह गाइस वो बैठ जाए। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई मैं आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी कभी कभी लेकर आ जाता हूं, ताकि आप कभी भी भूलें ना। यहाँ पर देखो बादलों का रंग जो है ये सफ़ेद किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल सही होगा। अगला है आपके सामने, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? यह आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं अभी बताता हूँ। मिट्टी का उपयोग कभी नहीं किया जाता, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला मेरे प्यारे भाई कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या फिर जिन्हें आप कहते हो ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया? नाभिकीय बिंदु यानी कि फोकस पॉइंट और जो ऑप्टिक सेंटर है या दृष्टि केंद्र है उसके बीच की दूरी को नाभिकीय लंबाई या फिर फोकल लेंथ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो कहा क्या गया? प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गाइस अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और आप देखते हैं उस बंद कमरे में अगर कहीं भी होल है और उस होल के द्वारा अगर प्रकाश आता है तो आप उस प्रकाश में देखते होंगे आपको छोटे छोटे धूल के कण घूमते हुए नजर आते होंगे। मेरे प्यारे भाई जो छोटे छोटे घूमते हुए धूल के कण है ना, इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दो, परफेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। मेरे प्यारे भाई अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों यानी प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो गाइस आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी है? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, बता दो फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
देखो, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा यानी कि सुनने तक की सीमा मेरे प्यारे भाई ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज। याद रखना गाइस, जो आवृत्ति का मात्रक होता है या क्या होता है, हर्ट्ज ही होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है मेरे प्यारे भाई HZ, ये इसका प्रतीक है, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो गाइस सीमा है, श्रव्य सीमा है, ये मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। अगर कहा जाए गाइस सामान्य मनुष्य कितने मतलब डेसिबल तक सुनता है, तो 60 से 80 डेसिबल तक सामान्य मनुष्य सुनता है। मतलब ये हुआ गाइस कि सामान्य बातचीत में 60 से 80 डेसिबल तक की हम उपयोग करते हैं ध्वनि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, उस आकर्षण बल को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जिन्हें आप कहते हो मेरे प्यारे भाई गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाए या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। देखो, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। प्रत्यास्थ होगा, बताओ। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वैद्युत स्थिति का मतलब ही नहीं है, यांत्रिक बल का कोई कार्य ही इसमें नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण इसमें परफेक्ट होगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी ये बेहतरीन क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी प्यारे भाई बहन जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे। हमारी मेहनत आज की आपको कैसी लगी, ये भी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसके अलावा आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा गाइस। आज के क्वेश्चन आपके ईजी थे, तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आज के आपके स्कोर कितने रहे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मैं आप सबको बता दूं गाइस कि हिंदी की क्लास जो है ये आपकी 7 बजे होती है, रीजनिंग की क्लास 10 बजे, मैथ की क्लास 12:30 बजे, और जीके साइंस की क्लास 7:30 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है। सारी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा, इस एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन को टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।